Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So we are back with the editorial and explained section discussion of Indian Express of 28 January. और सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि कल मैंने सर का जो रिवीजन सीरीज़ का वीडियो एनवायरनमेंट का चल रहा है वो सुना एंड इट वाज फैबुलस. आई डिडंट एक्सपेक्टेड एक्चुअली दैट मच. तो आप में से जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है यू कैन कंसिडर इट, एंड जिन्होंने किया है प्लीज़ वैल्यू इट, क्योंकि लाइक आई हर्ड द कन्वेंशंस डिस्कशन. दोनों दिन का मैंने सुना था, तो जितने कॉम्प्रिहेंसिवली उन्होंने कन्वेंशंस को कवर किया है बहुत ही अमेजिंग बनाया हुआ है. तो आपका मेरे हिसाब से एनवायरनमेंट का लगभग पूरा, आई डोंट थिंक ऐसा मटेरियल अब आपको कहीं मिलने वाला है. तो जिन्होंने भी ऑलरेडी ज्वाइन किया है प्लीज़ इसका पूरा फ़ायदा उठाइए. ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलने वाली है. तो आपका रिवीजन वाला पार्ट जो है उसमें सर ने आपका करंट कवर करने के अलावा स्टैटिक बहुत अच्छे से कवर कर लिया है. तो अगर कन्वेंशन का तो कोई भी सवाल आएगा मैं खुद गारंटी दे रही हूँ आपसे बन जाएगा. बहुत अच्छा बड़ा है. तो आज का शुरू करते हैं अब डिस्कशन. सबसे पहले आज के कोट से. ब्रायन ट्रेसी, माय फेवरेट मोटिवेशनल स्पीकर, उनका कोट है, फेक इट अंटिल यू मेक इट, act as if you had all the confidence you require until it becomes your reality. तो ये मत सोचो कि आप इस चीज़ के काबिल हो या नहीं हो. अपने अंदर पहले से कॉन्फिडेंस रखो और तब तक एक्ट करो कि हाँ आप कर सकते हो. आपको अगर लग भी रहा है कि नहीं हो पाएगा लेकिन फिर भी एक्ट एज इफ़ यू कैन डू इट एंड यू हैव दैट कॉन्फिडेंस. और जब तक नहीं हो जाए तब तक ऐसे एक्ट करते रहो. अब आज का डिस्कशन शुरू करते हैं. एडिटोरियल से शुरू करेंगे. सबसे पहले पंजाब की बात. तो इन्होंने रेफ़र तो फार्मर्स एजिटेशन को किया है, लेकिन बेसिकली मैं आपको बता दूं इन्होंने पंजाब की हिस्ट्री को ट्रेस करते हुए बताया कि आज हम ये सिचुएशंस क्यों देख रहे हैं. सो इट इज़ एन आर्टिकल बाय मनीष तिवारी, जो कि कांग्रेस लीडर, लॉयर और पहले यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर रह चुके हैं. तो सबसे पहले ये समझेंगे कि इन्होंने बताया कि उनकी हिस्ट्री समझना क्यों ज़रूरी है अभी का फार्मर्स एजिटेशन समझने के लिए. तो सबसे पहले इन्होंने बताया है कि 10th to 18th सेंचुरी तक कम से कम उस टाइम पे 70 इन्वेडर्स आए थे. ओके, 70 इन्वेडर्स आए थे और उस टाइम पे उनको बहुत ज़्यादा रेजिलियंस फेस करना पड़ा था इस रीजन में. तो दैट इज़ वाई मतलब यहाँ पे शुरू से एक इस तरीके के लोग जो हैं हु हैव बीन अकस्टम टू फाइटिंग एंड सर्वाइविंग इन द मोस्ट एडवर्स सर्कमस्टेंसेस उनको देखा गया है. ठीक है. उसके बाद में भी जब 1857 का पहला वॉर हुआ था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि हालांकि फेल हो गया था, तो उस टाइम पे ब्रिटिश मूव्ड अवे फ्रॉम द ट्रेडिशनल रिक्रूटिंग ग्राउंड. जो पहले जहाँ से रिक्रूट करते आ रहे थे वहाँ से मूव करके वो अब पंजाब के रिक्रूटमेंट पंजाब में आ गए रिक्रूट करने के लिए बाय कॉइनिंग द टर्म मार्शल रेस थ्योरी. मार्शल रेस कहा गया था इनको उस टाइम पे. तो वो इनको रिक्रूट करने लगे थे और बहुत ज़्यादा उस टाइम पे हैवी रिक्रूटमेंट हुआ था ब्रिटिश इंडियन आर्मी में, खासकर अनडिवाइडेड पंजाब से. तो ये आपको बता रहे हैं कि ये तब से ये किस तरीके की हिस्ट्री फेस करते आ रहे हैं. वर्ल्ड वॉर 1 के भी टाइम पे लगभग 500,000 मैन जो थे देवर फ्रॉम दिस प्रोविंस, और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे और ज़्यादा बढ़ गए थे. उसके बाद में फिर जब 1947 में पंजाब का पार्टीशन हुआ था और कई इनोसेंट लोग स्लॉटर कर दिए गए थे. तो ये मतलब उनकी विशेस के अगेंस्ट हुआ था. और क्यों हुआ था, इतना स्लॉटरिंग क्यों हुआ था? क्योंकि बिना सोचे समझे यहाँ ऐसे रीजन का बंटवारा किया गया था, या यहाँ पे ऑथर ने टर्म लिखा है उजाड़ा गया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा अभी तक मिलिटराइज्ड रीजन रहा था. ऐसी जगह का आपने उजाड़ा या फिर बंटवारा किया था. और अब क्या हुआ कि जब इंडिपेंडेंस के बाद में इन्होंने अपनी नई लाइफ स्टार्ट करी एज रेफ्यूजीज़. तो बेसिकली इनके पास में क्या क्या थे चीज़ें करने के लिए. आइदर दे जॉइंड एग्रीकल्चर, या तो एग्रीकल्चर या आर्म्ड फोर्सेस, या फिर इमिग्रेंट्स की तरह ये अपनी लाइफ जीने लगे. फाइन, आई होप यू गॉट
द मेन थीम। और उसके बाद में क्या हुआ कि बाद में एक पॉलिसी आई थी 1966 में, रिक्रूटेबल मैन पॉपुलेशन पॉलिसी, रिक्रूटेबल मैन पॉपुलेशन पॉलिसी। इसमें क्या कहा गया कि ज़्यादा इक्विटेबल बनाने के लिए हर रीजन से, ये मैं आपको पॉलिसी बता रही हूँ, यहाँ पे नहीं मेंशन्ड है, हर स्टेट से कम 10% लिए जाएंगे ऑफ द मेल पॉपुलेशन इन द आर्मी। ठीक है, आर्मी में हर स्टेट के टोटल मेल पॉपुलेशन के 10% लोगों को लिया जाएगा। तो अब क्या हुआ कि इस रीजन से जो अभी तक आर्म्ड फोर्सेस जितने लोग जा रहे थे वो कम होने लगे, और उसके बाद में फिर क्या हुआ कि इमिग्रेशन वगैरह के बैरियर्स की वजह से ज़्यादातर लोग जो थे वो एग्रीकल्चर की तरफ चले गए। फाइन। अब क्या हुआ, जब 1965 में पाकिस्तान वॉर उस टाइम पे चल रहा था, तो आर्म्ड फोर्सेस को अब ये बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गया था कि क्योंकि उनके यहाँ से तो मतलब मिलिटराइज रीजन होने के बावजूद ज़्यादा लोग फाइट नहीं कर सकते अगेंस्ट पंजाब, तो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं। तो उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे PM लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने कहा, उन्होंने उस टाइम पे 3 कमिटमेंट्स किए। देखो काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पे बताइए, 3 कमिटमेंट्स किए थे टू संत फतेह सिंह। अब संत फतेह सिंह एक उस टाइम पे थे और उन्होंने कहा था कि वो खुद को सेल्फ इमोलेट कर देंगे, खुद को जला देंगे अकाल तख्त पे ऑन 25 सितंबर। तो उन्होंने फिर ये 3 कमिटमेंट्स किए थे। एक तो कहा था कि सबसे पहले हम एक कम्प्लीटली पंजाबी स्पीकिंग स्टेट बनाएंगे, तो वो पंजाब फिर बाद में बनाया गया, हरियाणा से अलग करके, हिमाचल प्रदेश से अलग करके। दूसरा इन्होंने कहा था कि ओपन एंडेड पब्लिक प्रोक्योरमेंट किया जाएगा, ओपन एंडेड पब्लिक प्रोक्योरमेंट किया जाएगा। और तीसरा कहा था कि आपको अश्योर्ड रिटर्न मिलेगा आपकी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पे। ओके, तो इस वजह से फिर 1965 में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश किया गया, जिसने MSP रेजिम को एडमिनिस्टर करना शुरू किया और उसके बाद में उसी में ही पब्लिक प्रोक्योरमेंट होने लगे। तो अब जो फार्मर्स एजिटेट कर रहे हैं, ऑथर का कहना है ये उसी जो आपने कमिटमेंट की थी उसी का कंटिन्यूएशन है। और आज भी अगर आप देखो आर्मी की अगर बात करें तो ये जो मेजर रीजन्स हैं, जैसे कि पंजाब हरियाणा हो गया आपका, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ से आज भी आपके टोटल ट्रूप्स में 21.88% जा रहे हैं, जिसमें अकेला पंजाब जो है वो करीब 7.47% जो है, सॉरी 7.78% ऑफ द ट्रूप्स वो अकेले भेज रहा है। ओके, और अगर कलेक्टिव पॉपुलेशन इस रीजन की, नॉर्थ वेस्ट और इस रीजन की देखी जाए तो पॉपुलेशन केवल 7.47% है। फाइन। तो अब ये बात हो गई कि अभी तक एजिटेशन का क्या मुद्दा था और हिस्ट्री से कैसे उन्होंने उसको कनेक्ट किया कि क्या देखते आए हैं और क्यों एजिटेट कर रहे हैं। अब फार्मर्स के लिए इन्होंने बताया, जो एजिटेटिंग फार्मर्स हैं उनके हिसाब से एग्रीकल्चर की इकोनॉमी क्या है। आप तो मतलब इंडिया की इकोनॉमी वगैरह को कंसिडर करके इस तरीके के डिसीजंस ले रहे हो, तो इनकी इकोनॉमी क्या है। तो जो अभी तक माना जाता है वो ये कि 84% जो यहाँ के फार्मर्स हैं उनकी लैंड होल्डिंग 3 से 5 एकड़ है, और ज़्यादातर फार्मर्स जो हैं वो 2 क्रॉप्स साल में बो करते हैं। एक तो वो होता है वीट होता है, जिसको नवंबर में उगाया जाता है और हार्वेस्ट किया जाता है, बोया जाता है नवंबर में और उसको हार्वेस्ट किया जाता है अप्रैल में। और दूसरा फिर राइस जो होता है उसको जून में किया जाता है राइस को, और उसके बाद में हार्वेस्ट किया जाता है अक्टूबर में। तो अब इन्होंने इकोनॉमी उसकी कैलकुलेट करके बताई है, जिसको आप फैक्ट्स और फिगर्स में ऐड कर सकते हो। इन्होंने कहा अगर अच्छी यील्ड होती है पूरे साल में तो आपको गेहूं का 20 से 24 कुंटल पर एकड़ मिल सकता है, और 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kgs। और अगर खराब वो हुई है, हार्वेस्ट हुई है, तो 7 से 10 कुंटल। अगर अच्छी भी आप मान लो, और MSP जो अभी दिया जाता है वो 1925 रुपीज़ दिया जाता है पर क्विंटल। ओके, तो उस हिसाब से आपका बनता है 38,500 पर एकड़। अब उसमें से आप इनपुट कॉस्ट हटा दो तो 11,300 होती है। तो जो फाइनली अब उसको 6 महीने के हार्डवर्क का मिलता है वो 27,000 रुपये करीब मिलता है, करीब 27,000 रुपये वीट पे, गेहूं पे मिलता है पर एकड़। ओके, और अगर उसका मंथली निकाल लो तो आपका मंथली कितना आता है, वो आता है 4,500 करीब। और अगर 3 एकड़ ज़मीन आप मान के चलो उसके पास में है तो करीब करीब आपके पास में 13,500 रुपये मंथली आता है। अब उन्होंने कहा कि इसमें तो हमने ये भी नहीं काउंट किया है कि पूरी फैमिली जो 4 या 5 लोगों की
की होती है, वो 4 या 5 लोग दिन रात काम कर रहे होते हैं, उनके वेजेस तो हम अकाउंट में भी नहीं ले रहे हैं, तो अब पूरे 4-5 लोगों का जो है वो ये 13,000 पे चलेगा। और उसी तरीके से अगर चावल की बात कर लें, 20 से 25 क्विंटल करीब अच्छी फसल अगर हो, गुड ईयर हो, तो उसमें मिलता है। और उस पर MSP कितना मिलता है, 1870। और फिर से अगर उसका पूरा टोटल निकाल लो और जो इनपुट कॉस्ट है वो माइनस कर दो, तो उससे बनता है करीब 5,500 मंथली। यानी कि अगर 3 एकड़ प्लॉट हो तो पूरी फैमिली का कितना बनेगा, करीब 16,500 बनेगा। तो एवरेज इन्होंने राइस और वीट का निकाल के बताया है कि मंथली एक जो पंजाब का फार्मर है वो 15,000 करीब अर्न करता है, उसकी फैमिली अर्न करती है, पूरी फैमिली। और इसको फिर वो थोड़ा बहुत सप्लीमेंट करते हैं डेयरी और पोल्ट्री फार्मिंग से। और ये हो गया आपका केवल जब MSP और आपको पब्लिक प्रोक्योरमेंट दिया जा रहा है। और अगर इसमें भी अगर कोई अननेचुरल अकरेंस होता है तो फिर सारी मेहनत जाएगी बर्बाद, आपको कुछ नहीं मिलेगा। और इसके अलावा जो इनको बहुत ज़्यादा डेट लेना पड़ता है, लोन्स लेने पड़ते हैं, उसको तो इसमें काउंट भी नहीं किया गया है। तो एक तरीके से केवल सेफ्टी नेट के तौर पे इनके पास में MSP है जिसको हटाया जा रहा है और जिस वजह से ये एजिटेट कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज द एडिटोरियल ऑन नो रिपब्लिक फॉर वीमेन। तो ये बेसिकली एक्चुअली में मेरे हिसाब से एडिटोरियल होना चाहिए था दलित वुमेन के लिए। एंड द आर्टिकल इज बिन रिटन बाय चंद्रशेखर आज़ाद, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ भीम आर्मी एंड ऑल्सो द फाउंडर ऑफ आज़ाद समाज पार्टी। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2-3 बातें बता देती हूँ। एक आप टर्म सुनते हैं दलित और एक आप सुनते हैं बहुजन। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम? तो दोनों एक्चुअली में टर्म जो रेफर किए जाते हैं वो अनटचेबल्स के लिए किए जाते हैं। हालांकि जो ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन है उसमें दलित में केवल शेड्यूल्ड कास्ट को इंक्लूड किया जाता है, लेकिन जो प्रिविलेंट दलित डेफिनेशन मानी जाती है उसमें सारे आपके SC ST माइनॉरिटीज़ इन सबको, जो भी मतलब एक तरीके से माइनॉरिटी में आ गए, जो अलग हो गए हैं, ठीक है। जो हमने जैसे अदर वाला फैक्टर अभी कल के एडिटोरियल में पढ़ा था ना कि किस तरीके से अदरनेस आ जाती है और कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाता है, तो उसी तरीके से जितने भी ऐसे ग्रुप्स हैं उनको दलित में कंसिडर किया जाता है। अब इन दोनों में क्या अंतर है? तो दलित टर्म को बेसिकली अंबेडकर ने यूज़ किया था और खासकर जो वो जहाँ पे एक्टिव थे वेस्टर्न रीजन्स में, महाराष्ट्र गुजरात वाले रीजन्स में ज़्यादातर इसको यूज़ किया था। और इसी का एक्सटेंशन और अम्बेडकराइट आइडियाज़ का ये जो एक्सटेंशन था वो बहुजन में माना जाता है। और ये आइडिया दिया था कांशी राम ने, हु वॉज द फाउंडर ऑफ BSP यानी बहुजन समाज पार्टी। और ये कहाँ पे एक्टिव थे? ये एक्टिव थे आपके सेंट्रल और नदर्न इंडिया वाले पोर्शन में। तो बेसिकली वो सेम है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। ये अम्बेडकर ने कहा था और बहुजन कांशीराम ने। ये दलित क्यों नहीं कहना चाह रहे थे? क्योंकि ये कह रहे थे कि आप जिनको दलित कह रहे हो वो एक तरीके से केवल किराए और बैक करते ही आ रहे हैं। एंड इंस्टेड ऑफ टेकिंग चैरिटी हमको इतना वो होना चाहिए कि हम दूसरों को चैरिटी दें, ठीक है, गिव चैरिटी टू अदर्स। ये कांशीराम का कहना था, तो इसलिए इन्होंने टर्म जो यूज़ किया था वो बहुजन यूज़ किया था। और फिर इनका ये भी था कि इनका थोड़ा सा प्रैक्टिकल सिनेरियो था, जैसे BSP को फिर उस टाइम पे BJP से मर्ज किया गया था, तो ये कहा जा रहा था कि आप तो है ना जो आपके ऑपरेसर्स हैं उन्हीं को आप यूज़ करो। तो इन्होंने कहा था कि हाँ, और सेल्फ एस्टीम मेन है और दे वर अगेंस्ट द अनिहिलेशन, नॉट एग्जैक्टली अगेंस्ट। अब जैसे अंबेडकर का कहना था कि आप अनिहिलेशन कर दो कंप्लीटली कास्ट का, जो उनकी किताब भी अनिहिलेशन ऑफ कास्ट, तो इनका कहना था अनिहिलेशन करना तो अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो ये लोग हैं बहुजन या दलित कह लो, उनको अपना सेल्फ एस्टीम इतना डेवलप कर लेना चाहिए और खुद को इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होना चाहिए, आपकी आइडेंटिटी को इतना ज़्यादा पावरफुल बनाओ कि आपको इस तरीके की चीज़ें और दूसरों से डिमांड करने की, बेगिंग करने की ज़रूरत ही ना पड़े। ओके, सो दिस वाज द आइडिया। और इसी आइडिया पे भीम भीम आर्मी बनी है, जिसके प्रेसिडेंट है, इसी पे बनी है। अब इन्होंने कहा है कि 2021 की अगर हम बात करें तो सिनेरियो काफ़ी हॉरिफाइंग है। जैसे हमने लव जिहाद लॉज की बात करी थी, जहाँ पे विमेन का फ्रीडम भी कर्टेल कर दिया गया है टू चूज़ देयर पार्टनर्स। और जो ये पैट्रियार्की है उसने जो एज ओल्ड कस्टम था स्वयंवर का, उसको भी रिसाइन मतलब कि ये मानना कि जो लॉ है वो लॉफुल नहीं है।
ओके। और इन पैट्रियार्की ने इसको भी रिसाइन कर दिया था। और जेंडर और कास्ट बेस्ड वायलेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा अभी अलग ही लेवल पे पहुंच गया है, जिसका अभी हमने एग्जांपल दलित विमेन का रेप जब हुआ था हाथरस में तब भी देखा था, हाथरस विक्टिम के साथ। और उसके बाद में अभी जो हुआ है जिसकी बाद ये आर्टिकल लिखा गया है, 50 ईयर ओल्ड आंगनवाड़ी वर्कर का रेप किया गया है इन बदाउन बाय अ प्रीस्ट, ओके, आंगनवाड़ी वर्कर का किया गया है और उत्तर प्रदेश में। तो यह भी दिखा रहा है कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कितना इनएफिशिएंट हो गया है कि वो ऐसे वायलेंस को रोक नहीं पा रहा है। और गवर्नमेंट स्ट्रक्चर शुरू से जो है दलित विमेन, खास मतलब वैसे तो विमेन पर खासकर दलित विमेन के केसेस में बहुत नॉन रिस्पॉन्सिव रहा है। और ये जो दलित बहुजन मूवमेंट है वो इसी को टारगेट करती है कि जेंडर और सोशल इक्वालिटी लाई जाए। और जो एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर हो रहा है और जो मार्जिनलाइज लोगों के अगेंस्ट क्राइम्स हो रहे हैं उसको टारगेट करते हैं। फाइन। और ये भी जो बनाई गई है इनके द्वारा पार्टी आज़ाद समाज पार्टी, वो इसीलिए ही बनाई गई है। इट इज़ अ फार राइट टाइप ऑफ अ पार्टी जो दलित राइट्स को ज़्यादा उसमें लेकर आती है, डोमेन में लेकर आती है। ओके। तो अब इनका कहना है कि दलित विमेन जो है वो मल्टी फोल्ड डिस्क्रिमिनेशन फेस करते ही आ रहे हैं कास्ट, क्लास और पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स की वजह से। तो जिस तरीके से अपर कास्ट विमेन को तो आप कह देते हो देखिए वो प्योरिटी के एजेंट्स है, लोअर कास्ट विमेन को पल्यूटेड समझा जाता है और इसलिए असॉल्ट और क्राइम के वो टारगेट होते हैं। और इस वजह से ही अपर कास्ट विमेन मेन में इम्प्यूनिटी आ जाती है। इम्प्यूनिटी टर्म मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इम्प्यूनिटी मतलब क्या होता है कि आपको आपके एक्ट्स की वजह से पनिश नहीं किया जाएगा भले वो आप लॉ के अगेंस्ट हो। तो इस इम्प्यूनिटी की वजह से जो सेक्सुअल वायलेंस, फिजिकल वायलेंस है वो और ज़्यादा बढ़ रहा है। और इसका इन्होंने बताया विच वॉज एविडेंट इन द रेप एंड डेथ ऑफ 2 दलित टीनेज गर्ल्स इन 2014 इन बदाऊं एंड 2 दलित माइनर गर्ल्स केरला में भी उनके साथ में ये हुआ था 2017 में। और 2019 में उन्नाव की दलित गर्ल 23 साल की, तो शी ऑल्सो हैड टू फेस दिस वायलेंस। ओके। अब इन्होंने कोट किया है एनसीआरबी के डेटा को, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का एक रिपोर्ट आया है क्राइम इन इंडिया 2019 और उसको यहाँ पे इन्होंने कोट किया है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं एनसीआरबी के बारे में, तो एनसीआरबी एक इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है क्राइम डेटा को कलेक्ट करने के लिए और उसको एनालाइज करने के लिए एज डिफाइंड बाय द आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, और स्पेशल और लोकल लॉज के अकॉर्डिंग जो भी क्राइम हो रहा है उसको कलेक्ट करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। और ये किसके अंडर आता है? ये आता है एमएचए यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। फाइन। तो इन्होंने इस डेटा को कोट करते हुए बताया है कि किस तरीके से विमेन के अगेंस्ट क्राइम्स राइज कर रहे हैं। और उसमें भी मतलब देखा गया है कि 11% जो रिपोर्टेड केसेस रेप के थे वो अगेंस्ट दलित विमेन ही थे। और सबसे ज़्यादा जो टॉप कल्प्रेट रहा है वो यूपी का स्टेट रहा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा विमेन ने वायलेंस फेस किया है, करीब 14.7%। और इसके अलावा यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डाउरी डेथ्स, एसिड अटैक और क्रूअल्टी वाले एक्ट्स भी हुए हैं अगेंस्ट विमेन बाय देयर हस्बैंड और रिलेटिव्स। और इसके अलावा किडनैपिंग, इन सारी चीज़ों में यूपी ने टॉप किया है। तो इनका कहना है, ऑथर का कहना है कि जेंडर ऑपरेशन और सेक्सुअल वायलेंस का जो रूट कॉज है वो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में ही है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के अगेंस्ट जाते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको है ना ये सब बहस करने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या करेंगे, ये इनके पर्सनल खुद के व्यूज़ हैं जिसको हम यहाँ पे बता रहे हैं। फाइन, दीज आर नॉट माई व्यूज़ और आप उसको भी मतलब ज़्यादा वो अंदर नहीं लेना है। ओके। और इनका कहना है कि अब इसके साथ में एक तो इस तरीके की चीज़ें, उसके साथ में एक रिएक्शनरी लीडरशिप जैसे योगी आदित्यनाथ की है और एक कास्ट हिंदू सोशल ऑर्डर बनाया जा रहा है, तो इससे और ज़्यादा हम सोसाइटी में अपने पीछे जा रहे हैं, एक रिग्रेसिव आउटलुक हमारा हो गया है। और जिस तरीके से आप इन्होंने कहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने पहले से ही कहा था कि अगर हिंदू राज एक फैक्ट बन जाता है तो इट वुड बी द ग्रेटेस्ट कैलामिटी फॉर दिस कंट्री। फाइन, आई होप ये आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं आइडियाज़ पेज में। पेंडेमिक प्लेटो, तो
यहाँ पे इन्होंने बेसिकली सीरो सर्वेस की कुछ बात की है और इसके बाद में एक अभी स्टडी की गई है CSIR की लैब्स में ही की गई है, तो उसके बारे में बात किया है। तो देख लेते हैं, वैक्सीनेशन रिलेटेड है। तो सीरो सर्वेस क्या होते हैं कि ऐसे सर्वे होते हैं, कई सारे लोगों के ऊपर किया जाता है, रैंडमली किया जाता है, ताकि उनमें देखा जाए कि उनके अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप हुई हैं या नहीं हुई है। अभी SARS-CoV-2 के केस में किया गया, एंटीबॉडी है मतलब इसका इट इज़ अ रिलायबल मार्कर ऑफ इन्फेक्शन एंड कि उनको इन्फेक्शन भी हुआ था और उनकी रिकवरी भी हो चुकी है। तो पहला सीरो सर्वे जो किया गया था वो मई 2020 में ICMR ने किया था। उस टाइम पे लेस देन 1% पॉजिटिविटी थी। क्यों? क्योंकि उसी टाइम पे लॉकडाउन वगैरह चल रहा था, तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था, उसी टाइम पे ख़त्म हो रहा था। बाद में जब सीरो सर्वेस किए गए और दिल्ली, मुंबई, पुणे जैसे शहरों में किए गए जहाँ पे ज़्यादा अफेक्टेड था, तो देखा गया कि 20 से 40% तक पॉपुलेशन जो है इट वाज अफेक्टेड। और उसमें ये भी देखा गया था कि बहुत ज़्यादा लोग वैसे रिकवर हो भी चुके हैं इम्यूनिटी की वजह से। हालांकि उस टाइम पे हर्ड इम्यूनिटी जो थी वो काफ़ी दूर थी, लेकिन इनिशियल लार्ज वेव जब आई थी उसके बाद में आउटब्रेक थोड़ा सा कम सिवियर हो गया था, क्योंकि ज़्यादातर लोगों में ये 20-40% में एंटीबॉडी थी। इसका मतलब क्या है? यानी कि इम्यूनिटी डेवलप हो गई थी, तो बाद में थोड़ा कम सिवियर हो गया था। अब इसके बाद में क्या हुआ कि ये तो सीरो सर्विस थी, ज़्यादा अच्छे से स्टडी करने के लिए इन्होंने CSIR को कहा। तो CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, तो उसमें ये देखा गया कि करीब 10% जो लोग थे उनके अंदर एंटीबॉडीज़ के सिम्टम्स है। अब इन्होंने एक्चुअली में क्या किया था कि जो CSIR की ही लैब्स थी अक्रॉस इंडिया, वहाँ के जितने भी मतलब सैनिटाइजेशन, हेल्थ वर्कर्स, इन सब का सर्वे इन्होंने किया था और टाइम टू टाइम सर्वे कर रहे थे। तो इनकी कुछ फाइंडिंग्स हैं वो यहाँ पे अभी इन्होंने डिस्कस की हैं। तो पहले तो ये देखा गया कि 10% लोग करीब, ये क्रूड रेट था, पॉजिटिव पाए गए थे और हो सकता है कि ट्रू रेट जो हो वो और ज़्यादा हायर हो, क्योंकि जो असिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शंस होते हैं उसमें ज़्यादा एंटीबॉडीज़ नहीं बनती हैं। ओके, और इसके अलावा ये देखा गया था कि जो सीरो पॉजिटिविटी डेंस सिटीज़ में थी, जैसे दिल्ली, मुंबई की हम बात कर रहे हैं, वो ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू लेस डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स। तो ऑब्वियस सी बात है कि बड़ी सिटीज़ में ज़्यादा नंबर ऑफ़ ट्रैवलर्स होते हैं और ये इन्फेक्शन शुरू से आया कैसे? ज़्यादा ट्रैवलर्स की वजह से ही आया है और बाद में फिर ये कम्युनिटी में पेनिट्रेट हो रहा था। तो इन्होंने कहा है कि अगर ये 10% को एक्स्ट्रापोलेट मतलब क्या कि हमारे पास में थोड़े से चीज़ का डेटा है, उसको हम बड़े उसके ऊपर लगा के देखें। तो उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पे हमको पता चला है केवल CSIR की लैब्स में कि 10% लोग थे, इसको अगर हम पूरे इंडिया पे लगाएं तो हमको पता चलेगा कि ओवर 100 मिलियन पीपल वर इन्फेक्टेड एंड रिकवर्ड बाय सितंबर 2020। ओके, इसके अलावा इनको एक और दूसरी फाइंडिंग मिली है कि जो लोग ट्रांसपोर्ट में थे या फिर सिक्योरिटी, सैनिटेशन और हाउसकीपिंग वाले जॉब्स में थे, तो ऐसे लोगों की प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव होने की डबल थी फॉर सच पीपल हु आर इन दीज प्रोफेशंस ऑफ ट्रांसपोर्ट, सैनिटेशन, सिक्योरिटी। और इसके अलावा CSIR ने और क्या किया था कि बैकग्राउंड डेटा भी कलेक्ट किया था अबाउट द डिफरेंट हैबिट्स ऑफ पीपल। तो इन्होंने ये चीज़ जोड़ने की कोशिश करी थी कि क्या हैबिट से कोई इसका जुड़ा हुआ है क्या, स्प्रेड ऑफ डिजीज़। तो ये पाया गया था कि नो, इट डज नॉट हैव एनी बियरिंग और कॉजेशन ऑफ द डिजीज़। इसके अलावा कुछ और थॉट प्रोवोकिंग फैक्ट्स इन्होंने निकाले, जैसे कि ये देखा गया कि स्मोकर्स जो थे उनके पॉजिटिव होने के चांसेस कम थे, वेजिटेरियंस के कम थे, ओ ब्लड ग्रुप वालों के कम थे। तो इसके इन्होंने 3 रीजंस बताए कि हो सकता है, पहली बात तो कि उनका इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी ही कम थी, लेस लाइकली टू गेट इन्फेक्टेड। दूसरा, इनका कहना है कि शायद एंटीबॉडीज़ इन लोग डेवलप ही नहीं कर पाए। एंटीबॉडीज़ का ही तो सर्वे हो रहा था ना, तो हो सकता है इन्फेक्शन हुआ हो और एंटीबॉडीज़ जो हैं वो डेवलप ही ना हुई हो। तीसरा, इन्होंने कहा कि हो सकता है एंटीबॉडीज़ डेवलप हुई हो लेकिन उन्होंने जल्दी इसको लूज़ कर दिया हो, दे लॉस्ट इट क्विकली, तो एंटीबॉडीज़ इसलिए ना पाई गई हो। तो अब ये ग्लोबल एविडेंस तो है कि जो स्मोकर्स हैं उनकी ससेप्टेबिलिटी कम है इन्फेक्शन को कैच करने की, लेकिन अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो बहुत ज़्यादा सिवियर होगा, क्योंकि उनको लंग डिजीज़ की प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। लेकिन इसको ऐसा नहीं है कि आप समझ लो कि स्मोकिंग करो तो आप बच जाओगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि स्मोकिंग दूसरी डिजीज़ से भी रिलेटेड है, जैसे
कैंसर वगैरह से, तो इसको आप कोई एक प्रोटेक्टिव मेजर नहीं समझ सकते हो। दूसरी इन्होंने इंपॉर्टेंट फाइंडिंग ये बताई है कि अलग अलग मतलब एक्चुअली ये क्या कर रहे थे कि सेम लोगों को, इनके ही लोग थे ना, तो उनको सेम लोगों को अलग अलग टाइम पे इन लोग इनकी एंटीबॉडीज जो हैं वो मेजर कर पा रहे थे। और इन्होंने देखा एंटीबॉडीज़ 3 महीने तक तो बढ़ रही थी, लेकिन फिर भी 6 महीने तक वो पॉजिटिव हो सकते थे, और कुछ लोग हुए भी थे। तो ये चीज़ देखी गई है कि फिर भी इंडियन पॉपुलेशन में जो लोग रिकवर हो चुके हैं उनको दोबारा री इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी कम है। ओके, तो टोटल इम्यून फ्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये स्टडीज़ क्या सजेस्ट करती हैं कि हो सकता है कि हम इस दौर से, बुरे दौर से शायद आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी ये बात है कि ज़्यादातर इंडियंस जो हैं वो वेस्ट के कंपैरिजन में असिम्प्टोमेटिक हुए हैं, तो म्यूटेशंस वगैरह आने की वजह से हो सकता है कि दोबारा इन्फेक्शन आए। इसलिए आपको मास्क वगैरह का यूज़ करते रहना है, सैनिटाइज़र का यूज़ करते रहना है। नाउ इकोलॉजिकल इज़ पॉलिटिकल। तो यहाँ पे जो ऑथर हैं इन्होंने एक्चुअली में बताया, एंथ्रोपोसीन एज के बारे में बताया है कि क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और क्या एथिकल चैलेंजेस अब हमारे सामने आ रहे हैं और हमको क्या करना चाहिए। तो बेसिकली ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं और ह्यूमन का इंटरवेंशन क्या रहा है और क्या हो सकता है। तो सबसे पहले इन्होंने बताया है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो हमने मैन्युफैक्चरिंग को अपने बढ़ाया, बहुत ज़्यादा ग्लोबल मार्केट में पेनिट्रेट के इस दौर को हम बोलते हैं ग्रेट एक्सेलरेशन। तो इस ग्रेट एक्सेलरेशन की वजह से ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मैन्युफैक्चरिंग वगैरह बढ़ाने के लिए कहा जाता है। तो ग्रेट एक्सेलरेशन की वजह से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है वो भी ज्योमेट्रिक प्रपोर्शंस में बढ़ गया है। तो कीनीशियन रेवोल्यूशन जो आया था 40 से लेके 80s तक रहा था, उसमें हमने इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया था डिमांड्स की वजह से। लेकिन कीनीशियन जो थ्योरी थी उसने कैपिटलिज्म को रिप्लेस तो नहीं किया, लेकिन ज़्यादातर मासेस ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था। कीनीशियन थ्योरी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इसको डेवलप किया था ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड कीन्स ने 1930s में, और ये इनका अटेम्प्ट था टू अंडरस्टैंड द ग्रेट डिप्रेशन। तो यहाँ पे इन्होंने बेसिकली मार्केट फोर्सेस की बात करी थी और ये बताया था कि अगर कभी भी शॉर्टेज वगैरह, जैसे ग्रेट डिप्रेशन की बात करें ना, तो ये बोल रहे हैं कि कभी भी शॉर्टेज की वजह से जब रिसेशन आता है तो वो अक्सर जो डिमांड साइड होती है उसकी वजह से होता है एज़ कम्पेयर टू द सप्लाई साइड। ओके, तो आपका क्वेश्चन भी जो है वो आज का वो इसी चीज़ पे बेस्ड है, दैट यू हैव टू ब्रीफली डिस्क्राइब द कीनीशियन थ्योरी। और कीनीशियन इकोनॉमिक्स के बारे में आप बताएंगे मुझे कि ये क्या थ्योरी थी, मैंने आपको थोड़ा ब्रीफली बताया है, और साथ में बताएंगे आपकी क्या उस टाइम के कंसर्न्स थे और इनके मेन कंसर्न्स बताएंगे, और साथ में बताएंगे कि इन्होंने क्या क्या सजेशंस दिए थे, ये क्या सजेस्ट कर रही थी कीनीशियन इकोनॉमिक्स। ओके, नाउ मूविंग अहेड, तो अब इनका ऑथर का कहना है कि 1990s में जो डिजिटल, वर्चुअल और बायोटेक्नोलॉजिकल सिस्टम्स आए हैं, तो उसमें कैपिटल जो हमारा सिस्टम अभी तक चल रहा था वो ज़्यादा इंटीग्रेटिव और ज़्यादा रैशनलाइज हो गया था। और इसका रिजल्ट क्या हुआ था, ह्यूमन काइंड ने ऐसे एरा में एंट्री कर ली थी जहाँ पे पूरी जो हिस्ट्री थी, पूरा जो प्लेनेट के ऊपर इम्पैक्ट डल रहा था वो उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा था। तो इसलिए कहा जा रहा था कि मैनकाइंड हैज़ एंटर्ड द एंथ्रोपोसीन एरा एंड दे हैव लेफ्ट बिहाइंड द होलोसीन। तो ये सारे जो हैं ये ज्योग्राफिकल एराज माने जाते हैं। ओके, तो होलोसीन से बढ़ के अब हम एंथ्रोपोसीन पे आ गए हैं। तो आप मुझे ये भी बता सकते हैं व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ एराज दैट वी हैव विटनेस्ड। फाइन, अब इन्होंने ये कहा है कि ये तो आप ये नहीं कह सकते कि ये कैपिटलिस्ट की वजह से हम इतना ज़्यादा एंथ्रोपोसीन में आए हैं, कि अगर मान लो कि अगर सोशलिस्ट रेवोल्यूशन पूरा वर्ल्ड एक्सेप्ट कर लेता, जो कि रशियन रेवोल्यूशन में जिसकी बात की गई थी, तो इसका मतलब ये है कि उस टाइम पे ज़्यादा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता रिसोर्सेज का, तो इसका मतलब ज़्यादा परचेजिंग पावर होता लोगों के पास में। तो इस वजह से जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है, जो ग्रीन हाउस गैसेज है, उनका एमिशन भी उस केस में ज़्यादा होता, कम नहीं होता। तो आप ये नहीं
नहीं कह सकते कैपिटलिज्म की वजह से ये हुआ है। तो अब एंथ्रोपोसीन ने लेकिन कैपिटलिज्म को एक नया मार्केट दे दिया है, खासकर जैसे अभी हम बात कर रहे हैं बायो इंजीनियरिंग की। तो बायो इंजीनियरिंग को जीनोम साइंस में माना जा रहा है एज अ पॉलिटिकल मसीहा। ओके और इसको एक जेनेटिक बॉम्ब भी माना गया है। इसको किसने बुलाया था? फ्रेंच फिलोसोफर पॉल विरिलियो ने कहा था कि इसके थ्रू एक नया ह्यूमन बीइंग को हम इंस्टॉल कर रहे हैं जिसका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कम होगा। क्यों? क्योंकि बायो इंजीनियरिंग का मतलब ही क्या है कि कम रिसोर्सेज का यूज़ करो ताकि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एमिशंस वगैरह और जो रिसोर्सेज हम एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं वो कम हो। ओके तो इसमें कम प्रोटीन, कम ऑक्सीजन, कम वाटर का यूज़ करके हम जो अभी का क्रीचर है उसको कंपैटिबल बना रहे हैं विद एन अर्थ ऑफ ड्विंडलिंग रिसोर्सेज। ओके तो अगर इस बॉम्ब ने मतलब सिग्नल किया है कि ह्यूमन लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकती है तो ह्यूमन जीनोम को ही डिकोड करके हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ लाइफ भी कर सकते हैं। तो क्या एंथ्रोपोसीन को इन्होंने क्वेश्चन उठाया कि लिवेबल बनाया जा सकता है ह्यूमंस के लिए? तो उन्होंने कहा है कि हमको स्पीशीज सेंस समझने की ज़रूरत आ गई है। हमको ये समझना पड़ेगा कि जो हम अभी स्पीशीज़ हैं तो वी हैव गॉन थ्रू अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ जियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस। आप अभी जो ह्यूमन हिस्ट्री आप समझते हो आप केवल उसको ह्यूमन कॉन्शियसनेस के टर्म्स में, आप कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, इन सब चीज़ों की बात करते हो जो अभी तक हम कर रहे थे। आप ये नहीं देखते हो कि हम उसके पहले किस तरीके से एज ए स्पीशीज़ इवॉल्व हुए। इसलिए हमको स्पीशीज़ के लेवल पे एथिकल अंडरस्टैंडिंग करने की ज़रूरत है। तो जो एक नेचुरल ऑर्डर चल रहा है उस चीज़ को हमको समझने की ज़रूरत है। और प्लैनेट जो है वो ह्यूमन काइंड के केवल लूटने के लिए नहीं है, और जो जियो बायोलॉजिकल का इनकॉर्पोरेशन भी किया जा रहा है वो आप उस टाइम पे ये देखना भूल जाते हो कि हंगर और इनजस्टिस जो दूसरे प्रेसिंग इश्यूज़ हैं उनसे आप एस्केप कर जाते हो। तो अभी कम अवेयरनेस है लोगों के अंदर इस चीज़ को लेके कि कैसे मतलब ये जो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी पड़ रहा है ह्यूमन अफेयर्स के जस्टिस में, या तो आप ग्रोथ पे या तो आप डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हो और आप इकोलॉजिकल इम्पैक्ट नहीं देखना चाह रहे हो। आप ये नहीं देख रहे हो कि बाकी जानवरों की तरह इंसान भी खाता पीता सारी चीज़ें करता है, यूज़ करता है। तो आपको वो चीज़ें भी देखने की ज़रूरत है। फाइन। तो इन्होंने कहा है कि पेंडेमिक तो बहुत तेज़ी से चला लेकिन जो क्लाइमेट चेंज है वो बहुत धीरे हो रहा है। तो केवल अगर आप सोच रहे हो कि आपको प्लैनेट बचाना है तो केवल अगर ग्लोबल पॉपुलेशन का बहुत तेज़ी से रिडक्शन हो जाए टू हाफ द नंबर अगले 30 सालों में तो ही, और एक हम असेटिक यानी साधु वाली ज़िंदगी जीने लगें, उसी केस में हम इस प्लैनेट को बचा सकते हैं। फाइन। तो नाउ लेट्स मूव अहेड टू द एक्सप्लेन सेक्शन, वायरसेस, देयर वेरिएंट्स एंड वैक्सीन्स। इसमें बहुत ज़्यादा साइंटिफिक चीज़ें हैं जो हम नहीं डील करेंगे, हम केवल वही पोर्शन देखेंगे जो हमारे काम का है। तो पहले यहाँ पे, और ये एक्सपर्ट्स के ऊपर पहले भी एक आर्टिकल आ चुका है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, शाहिद जमील और वीरेंद्र सिंह चौहान ने ही बताया था इसके वैक्सीनेशन को लेके। तो अब पहला इन्होंने बताया वाई डू वायरसेस म्यूटेट। तो इनका कहना है कि वायरस एक जेनेटिक कोड कैरी करते हैं न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में, डीएनए या आरएनए होता है। अब दोनों में अंतर क्या है कि जब डीएनए मल्टीप्लाई करता है तो उसके लिए जो सेल होता है, सेल के अंदर मतलब एंजाइम्स निकलते हैं जो कि क्या करते हैं कि अगर मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे यदि कोई भी एरर होता है तो ये जो एंजाइम्स हैं ये उसको प्रूफ रीड करते हैं और इस मिस्टेक को ठीक कर देते हैं ताकि वो फिर वैसा का वैसा बना रहता है। तो अब डीएनए के वायरस को तो ठीक करेक्ट किया जा सकता है बाय दीज एरर करेक्टिंग फंक्शन ऑफ सेल्स एंजाइम्स के थ्रू, लेकिन आरएनए एरर्स को करेक्ट करने के लिए कोई भी एंजाइम नहीं है। आरएनए वायरसेस एरर्स कैन नॉट बी करेक्टेड। तो इसलिए आरएनए वायरसेस जो है उसमें ज़्यादा म्यूटेशंस होते हैं। ओके, आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर। तो ज़्यादातर म्यूटेशंस जो होते हैं वो डिलीटीरियस होते हैं, लेकिन कुछ वायरसेस को इसमें एडवांटेज मिल जाता है और वो पूरी तरीके से म्यूटेट कर जाते हैं और फिर तेज़ी से मल्टीप्लाई कर जाते हैं, तो इस वजह से म्यूटेशन होता है। तो अब इन्होंने कहा है कि SARS-CoV-2 का वायरस कैसे म्यूटेट किया। तो जो कोरोना वायरस का आरएनए जीनोम है उसके कुछ खास फीचर्स हैं। पहली बात तो वो सबसे उसका लार्जेस्ट जीनोम है, इट हैज़ द
लार्जेस्ट जिनोम अमंग RNA वायरसेस, जितने RNA वायरसेस है उनमें इसका लार्जेस्ट जिनोम है विथ 30,000 न्यूक्लियोटाइड्स। 30,000 न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड यूनिट्स होते हैं। थोड़े थोड़े बायो के टर्म्स भी आप समझते चलिए, कई बार एकदम से क्वेश्चन आ जाता है तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आता है कि क्या लिखना है, कैसे करना है। और प्री में भी कई बार, प्रीलिम्स में भी देखा गया है कि इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो इसकी वजह से 30,000 न्यूक्लियोटाइड्स होने की वजह से फिर भी कोरोना वायरस जो है खुद से एक ऐसा एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिससे आरएनए एरर को करेक्ट किया जा सकता है। इस वजह से जो कोरोना वायरस का वायरस रहा है वो ज़्यादातर उसका जिनोम स्टेबल रहा है, और जबकि इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो बहुत तेज़ी से म्यूटेट करता है। फाइन। सो अब क्या होता है कि जो वायरस में म्यूटेशन होता है, और ख़ासकर मैंने आपको बताया था कि इसमें जो स्पाइक्स होते हैं ये कोरोना वायरस में, वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं जिसके अंदर RBD यानी कि रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन होता है। अब और यही चीज़ होती है जो कि बाद में जाके सेलुलर रिसेप्टर से बाइंड करती है, और अगर कोई आपके अंदर एंटीबॉडी है, anti-RBD कोई एंटीबॉडी है, तो वो फिर इस वायरस को न्यूट्रलाइज कर देती है। तो अगर इसी में ही म्यूटेशन हो जाता है, RBD में ही अगर म्यूटेशन हो जाता है तो इसको न्यूट्रलाइज करना मुश्किल हो सकता है। और ऐसे ही म्यूटेशंस पाए गए हैं अभी के जो वेरिएंट वायरस आए हैं UK, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील में आए हैं। फाइन, आई होप दिस थिंग वॉज क्लियर टू यू। ये इसका थोड़ा बहुत चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब रिसर्चर्स ने साउथ अफ्रीका वेरिएंट्स में अब डरने की बात है नहीं, इस बात को अगर डिस्कस किया जाए तो इन्होंने कहा है कि पूरी तरीके से तो उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहे हैं नए वैक्सीन्स, तो हो सकता है कि इसलिए री इन्फेक्शंस कई ज़्यादा हो, और साउथ अफ्रीका में हो भी रहे हैं। लेकिन फाइज़र और बायोएनटेक का कहना है कि अगर UK वेरिएंट की बात करें तो उन्होंने सैंपल लेके देखा है, तो वो जो नए हमारी वैक्सीन्स हैं वो इन दोनों को, फाइज़र और बायोएनटेक की जो वैक्सीन्स हैं वो वुहान वायरस को जितना न्यूट्रलाइज कर रही थी उतना ही UK वेरिएंट को भी कर पा रही हैं। फाइन। तो क्या नई वैक्सीन्स डेवलप करनी चाहिए? तो इनका एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर नई वैक्सीन्स क्रिएट करने की ज़रूरत है तो वो mRNA प्लेटफॉर्म पे ही देखा जा सकता है कि इसका कि मतलब अगर उसका स्पीडी डेवलपमेंट करना है तो इंडिया को ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो अभी तक तो हमारे पास में UK वेरिएंट ही आया और वो भी ट्रैवलर से, और लोकल ट्रांसमिशन की कोई रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन हो सकता है कि आ जाए। तो वही है कि अभी पहले हमने कहा था कि सर्च कम होने वाला है, लेकिन अब देखो नया वेरिएंट है तो इस वजह से भी आपको थोड़ा सा डरना चाहिए। एंड अभी की वैक्सीन्स हमें हालांकि प्रोटेक्ट करेंगी, लेकिन हो सकता है कि उनकी एफिकेसी कम हो, तो इसलिए बेहतर यही है कि हम अपना जिनोमिक सर्वेलेंस बढ़ाएं बहुत ज़्यादा। और इसके लिए इन्होंने एक अब इंसाकॉग की बात करी है। इंसाकॉग क्या है? इंसाकॉग INSACOG। ओके, ये क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इंडियन SARS-CoV-2 जिनोमिक्स कंसोर्टियम बनाने की बात की है, इंटर मिनिस्टीरियल ग्रुप, ताकि जिनोमिक सर्विलेंस को बढ़ाया जा सके, ताकि जो हमारी यहाँ की पॉपुलेशन है उसी के ऊपर हम ये सारी चीज़ें समझ सकें। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट एन अपकमिंग एक्सपेडिशन टू राम सेतु कुड रिवील अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ हिस्ट्री एंड मिथ। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो इंडियन साइंटिस्ट हैं ये पहली बार एक्सपेडिशन करने जा रहे हैं ऑन अ चेन ऑफ कोरल्स, जो कि राम सेतु जिसको कहते हैं या फिर एडम्स ब्रिज कहते हैं, 48 किलोमीटर की है। ये कहाँ पर है? इंडियन ओशन में है और इंडिया और श्रीलंका के बीच में आती है। और इसका मेंशन कहाँ पर है? मेनली राम सेतु भी नाम क्यों दिया गया है? रामायण से मिला हुआ है मेंशन, लेकिन अभी इसके ओरिजिन्स को साइंटिफिकली प्रूव नहीं किया गया है, तो इसको पहली बार डेटिंग करने की बात की जा रही है। वैसे ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर था, तो पर उन्होंने अप्रूव कर दिया है NIO यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियानोग्राफी, जो कि गोवा में बेस्ड है, और उसको कहा है कि आप CISR जो कि इस काउंसिल CSIR, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, वही काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंडर आप इस चीज़ को कर सकते हैं। तो ये 3 साल की स्टडी करेंगे देखने के लिए कि मैनमेड स्ट्रक्चर था या नहीं, और मेनली इसकी एज इस्टेब्लिश की जाएगी साइंटिफिकली। तो अभी हमारे पास में इंडिया में कार्बन डेटिंग टेक्निक भी अवेलेबल है, जिसका यूज़ किया जाता है नॉर्मली किसी भी स्ट्रक्चर के एज को डिटरमिन करने में।
फाइन। और जो इनिशियल सर्वे होगा उसमें अंडर वाटर फोटोग्राफी की जाएगी, वहाँ के हैबिटेशन जो अंदर इनंडेट हुआ है या नहीं इस चीज़ को देखने के लिए। जियो फिजिकल सर्वे किया जाएगा वहाँ के स्ट्रक्चर को समझने के लिए। तो अब जो वहाँ का सी है राम सेतु के आसपास का वो काफ़ी शैलो है, 3-4 मीटर जितना ही डीप है, तो लोकल बोट्स वगैरह का ये यूज़ करेंगे। और बैथीमीट्री क्या होता है, डेप्थ मेजर करना, उस चीज़ के लिए इन लोग सोनार का यूज़ करेंगे, साउंड वेव्स जनरेट करेंगे ताकि वो डेप्थ वगैरह समझी जा सके। और सीलोसीस्मिक सर्वे करेंगे। ये सारे भी टर्म्स हैं जो कि आप लिख सकते हैं या फिर इनको और ज़्यादा आप इसके बारे में जाके समझ सकते हैं। तो सीलोसीस्मिक सर्वे में माइल्ड अर्थक्वेक लाइक शॉक्स भेजे जाएंगे और फिर उसकी जो भी सिग्नल्स वगैरह आएंगी उनको इंस्ट्रूमेंट से कैप्चर किया जाएगा। तो ये क्या स्टडी पहली बार हो रही है इस तरीके से, दूसरी स्टडीज़ भी NIO ने की है। फॉर एग्जांपल इन्होंने बताया कि द्वारका में की है और जो कि अभी अंडर सी चला गया है, गुजरात में है। और वहाँ पे कुछ स्टोन एंकर्स देखे गए थे जिससे पता चलता है कि यहाँ पे शायद पहले कोई हार्बर रहा होगा। और इसके अलावा महाबलीपुरम में भी किए जा रहे हैं। महाबलीपुरम आपका कहाँ पे, तमिलनाडु में है। तो वहाँ पे जो शोर टेम्पल्स मिसिंग हैं उनके बारे में इस चीज़ को समझा जा रहा है। तो इसका अब देखो इम्पॉर्टेंस क्या है, यहाँ पे ये सब क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इंडिया की जो 7,500 किलोमीटर से भी ज़्यादा की कोस्ट लाइन है वो इट इज़ अ ट्रेजर ट्रोव ऑफ डेटा। तो क्लाइमेट चेंज समझने के लिए, अंडर वाटर फिनोमिना कैसे इवॉल्व हो रहा है, कोस्टल लाइफ्स पे क्या इम्पैक्ट, हैबिटेशंस पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये सारी चीज़ें समझने के लिए इतनी जो हमारी इंडिया की पूरी कोस्ट लाइन है, इट हैज़ द ग्रेट पोटेंशियल फॉर साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।